सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों, अपनों ने लास्ट लेक्चर में एम फेज़ की बात किया था और एम फेज़ को स्टार्ट किया था और जिसमें प्रोफेज़ की बात की थी और लास्ट में प्रोफेज़ के मैंने बताया था कि जब प्रोफेज़ ख़त्म होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटते ही क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, कोशिका के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको नोट लगाकर लिखाया था कि लास्ट इवेंट्स ऑफ प्रोफेज इज डिसइंटीग्रेट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सोचो, अगर प्रोफेज की वो लास्ट है तो मेटाफेज की वो पहली प्रोफेज मतलब पहला स्टेप हो जाएगा, पहली घटना हो जाएगी। तो बच्चों, मैंने लिखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के टूटने पर सेल्स मेटाफेज में प्रवेश कर जाती है, मेटाफेज में प्रवेश कर जाती है। यानी कि मैं आपको बोल सकता हूं कि यह मेटाफेज का फर्स्ट इवेंट हो जाएगा। तो देखो, अब मेटाफेज में होता क्या है, पूरा का पूरा बेटा समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ये सेल है, ये एक अपने पास सेल है, ठीक है, ये सेल हो जाएगी और इसके अपोजिट पोल पर, ध्रुवों पर क्या होगा, सेंट्रियोल होगा, ये सेंट्रियोल हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोजोम, देखो मैंने कहा लेट प्रोफेज में क्रोमोजोम कहाँ पर आ गए थे, कहाँ पर थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी तो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे मेटाफेज में। जब मेटाफेज खत्म होगी तो क्रोमोजोम कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये अपने पास क्रोमोजोम है और क्रोमोजोम है जो क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे। ये अपने पास क्या है बच्चों, ये रहे स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर है। इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर से जुड़कर मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण करते हैं। ये हो गई मेटाफेजिक प्लेट, है ना, ये हो गई मेटाफेज प्लेट, ये क्या हो गई, मेटाफेज प्लेट हो गई। और ये है ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए स्पिंडल फाइबर, यानी कि तरकु तंतु किसके बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए स्पिंडल फाइबर हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो सेंट्रियोल है इसने बनाए तरकु तंतु, ये तरकु तंतु क्रोमोजोम से जुड़ते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। अगर मैं पूरा बोलूं तो ऐसे होगा, तो इसे अपनों ने बोला कि ये मेटाफेजिक प्लेट में है, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट होगी। अब देखो इसके स्टेप्स, घटनाएं क्या क्या इसमें होती है, घटनाएं, इवेंट्स। पहला इवेंट्स क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटेगी तो क्रोमोजोम कहाँ पर आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। क्रोमोजोम सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में आ गए हैं तो क्लियर दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा ये क्रोमोजोम माइक्रोस्कोप में क्लियर दिखाई देते हैं, अगर ये क्लियर दिखाई देंगे तो आप देखो क्लियर दिखाई देंगे तो इनका साइज क्या है, इनका आकार क्या है, इनका नंबर क्या है, मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम क्या है, तो आप उन सब का अध्ययन कर सकते हो। तो मैंने कहा बच्चों कि अब ये जो क्रोमोजोम है माइक्रोस्कोप में क्लियर दिखाई देते हैं। अगर क्लियर दिखाई देंगे तो गुणसूत्रों की
तो गुण गुणसूत्रों की आकार, है ना, ध्यान रखना बच्चों, आकार बोले तो साइज, ठीक है, साइज। और मैं बोल सकता हूँ क्रोमोजोम की संख्या, नंबर। और मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से कैसा दिखाई देता है, मोर्फोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये बात को ध्यान रखना बच्चों। आकृति मैंने नहीं बताया है, आकृति का अध्ययन, क्रोमोसोम की आकृति का अध्ययन एनाफेज में होता है, जबकि मेटाफेज में गुणसूत्रों की आकार, संख्या और मोर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। 4 नंबर इवेंट्स क्या होता है बच्चों कि अब क्रोमोजोम पर, क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम पर काइनेटोकोर, काइनेटोकोर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बच्चों? काइनेटोकोर दिखाई देते हैं। अब इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। समझ गए बात को क्या? देखो डायग्राम को देखो, ये स्पिंडल फाइबर है, ये गुणसूत्र के कहाँ से जुड़े हैं? काइनेटोकोर से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं बच्चों? काइनेटोकोर से जुड़े हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। 5 नंबर स्टेप है कि स्पिंडल फाइबर से जब क्रोमोजोम जुड़ जाते हैं तो क्रोमोजोम बोले तो गुणसूत्र स्पिंडल फाइबर के इक्वेटर पर आ जाते हैं, है ना, इक्वेटर पर आ जाते हैं और क्या बनाते हैं? मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। उसे क्या कहते हो? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि मेटाफेजिक प्लेट कहाँ पर बनती है? मेटाफेज में बनती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्रोमोजोम बना के दिखाता हूँ कि ये मेरे पास एक क्रोमोजोम है। ठीक है, एक क्रोमोजोम है जो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ है और बीच में ये रहा सेंट्रोमियर। ये क्या है? ये सेंट्रोमियर है, इसका नाम हो गया सेंट्रोमियर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है बच्चों? क्रोमेटिड है। क्या है? क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड है। जब एक ही क्रोमोजोम की 2 सिस्टर है, 2 क्रोमेटिड है, तो उसे क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड है। ये 2 क्रोमेटिड आपस में किससे जुड़ी है? सेंट्रोमियर से जुड़ी है। इस सेंट्रोमियर के बाहर की ओर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। जिसे क्या कहते हो बच्चों? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर क्या है? प्रोटीनियस, प्रोटीन की बनी हुई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। और इससे कौन जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ता है। और याद रखें कि एक क्रोमेटिड के पास एक काइनेटोकोर है, यानी कि एक क्रोमेटिड के पास एक काइनेटोकोर है ना, काइनेटोकोर है। अब देखो यहाँ पर क्या है? अपने पास अपोजिट पोल है, इनसे क्या निकलेगा? स्पिंडल फाइबर। वो कहाँ पे जुड़ेगा? काइनेटोकोर से जुड़ेगा, इस प्रकार से। अब देखो स्पिंडल फाइबर कहाँ से जुड़ गया? काइनेटोकोर से जुड़ गया। एक क्रोमोजोम के पास 2 काइनेटोकोर है और 2 ही क्रोमेटिड है। इसका मतलब हो गया कि एक क्रोमेटिड के पास एक काइनेटोकोर है। तो मैंने लिखा बच्चों एक क्रोमोजोम। ये बात चल रही है मेटाफेज में मान लीजिए एक क्रोमोजोम है ना, एक क्रोमोजोम के पास एक ही क्या है? अपने पास
या फिर मैं लिखूँ एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जितने क्रोमोसोम होंगे उनके दुगना क्या होगा, क्रोमेटिड होगा। क्या होगा बच्चों, क्रोमेटिड होगा। ध्यान रखना इस बात का। अब जितने क्रोमेटिड उतने काइनेटोकोर होंगे। मान लीजिए अपनी सेल है, अपनों में क्रोमोसोम कितना 46, तो क्रोमेटिड कितना दुगना, ठीक है, दुगना हो जाएगा। तो ये बात रही अपने पास मेटाफेज की। क्लियर है। तो अब चलते हैं आगे, एनाफेज की बात करते हैं। 3 नंबर स्टेप, एनाफेज। देखो एम फेज की सबसे छोटी फेज एनाफेज है। इस बात को ध्यान रखना कि एम फेज की सबसे छोटी फेज एनाफेज है, जबकि एम फेज की सबसे लंबी फेज प्रोफेज है। ठीक है। अब देखो एनाफेज में क्या होता है कि ये अपने पास एक सेल, ठीक है, एक सेल रही। अब ये क्या हो जाएंगे अपने पास, अपोजिट पोल जो सेंट्रियोल बनाता है। ठीक है। अब मेटाफेज में देखोगे तो मेटाफेजिक प्लेट बनी थी जिसमें मैंने 2 क्रोमोसोम दिखाया। अब यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएगी, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, क्रोमेटिड अलग हो जाएगी। तो अब देखो मैंने कहा ये अपने पास क्रोमोसोम, ध्यान से देखें, ये देखो इस प्रकार से मेरे पास इस सेल में क्या हो जाएगा, ये देखो इस सेल में अब ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड है। इसका मतलब इस सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना 2। और ये मतलब स्पिंडल फाइबर कहाँ से जुड़ा है, काइनेटोकोर से। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा है, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, ये भी स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा है। ठीक है। अब देखो इस प्रकार से ये मैंने कहा क्या है, डॉटर क्रोमोसोम, ये क्या पुत्री कोशिका है, पुत्री कोशिका। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज की क्रोमेटिड कल का क्या है, क्रोमोसोम है। यानी कि इस सेल में क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, दुगना हो गया है। तो इसमें घटनाएं क्या होगी, पहली घटनाएं सेंट्रोमियर टूट गया, सेंट्रोमियर का विखंडन, विखंडन, ठीक है, हो जाता है। और क्रोमेटिड, क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ठीक है। जब ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं तो इनके ये जो क्रोमेटिड है पीछे की ओर होते हैं और सेंट्रोमियर पोल की ओर होते हैं। ठीक है। तो मैंने लिखा कि सेंट्रोमियर पोल की ओर है, पोल की ओर है, पोल की ओर है, और भुजाएं आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, भुजाएं पीछे की ओर रहती है, पीछे की ओर रहती है। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब देखो अपने पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से जुड़ा स्पिंडल फाइबर। अब जब ये गति करते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर तो सेंट्रोमियर तो आगे की ओर रहता है और भुजाएं पीछे की ओर हो जाती है। इस एनाफेज में हुआ क्या है, सेंट्रोमियर टूट गया और क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती है। अब देखो नोट लगा के इस पेज में क्या लिखना है कि गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन कहाँ पर होता है बच्चों, ध्यान देना। आकृति बोले तो शेप, आकृति का अध्ययन होता है एनाफेज में, और बाकी सब का अध्ययन कहाँ पर होता है, चाहे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी हो, क्रोमोसोम की संख्या हो, क्रोमोसोम का साइज क्या है, उन सब का अध्ययन मेटाफेज में होता है, जबकि गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन एनाफेज में होता है। अब थोड़ा हिसाब लगा लेते हैं कुछ भी, यहाँ पर पोजीशन क्या है गुणसूत्रों की। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया बच्चों? 4। ठीक है, अब 4 है कि नहीं है क्रोमोसोम का नंबर? 1 2 3 4, ठीक है ना? 4 हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गई। दूसरा मैंने लिखा नंबर ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड की संख्या, क्रोमेटिड इन 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की संख्या कितनी है? 1। और तीसरा पॉइंट मैंने कहा अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट का मतलब होता है हिंदी में मात्रा, डीएनए की मात्रा इन सेल, इस सेल में डीएनए की अमाउंट क्या रहेगा? जो पहले था उतना ही रहेगा, तो मैंने कहा 4C, क्योंकि सेल में डीएनए का अमाउंट तो बदला ही नहीं है, बदला है तो क्रोमोसोम का नंबर, सॉरी नंबर भी नहीं बदलेगा, क्रोमेटिड का नंबर बदलेगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर दुगना हो गया है। ध्यान से समझिएगा कि सेंट्रोमियर का विखंडन हो गया तो क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो गया है, और दुगना कैसे हुआ है? क्रोमेटिड का नंबर घट गया। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नया पॉइंट आ गया, शेप ऑफ क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये किस बेस पे है? सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर है। सेंट्रोमियर कहाँ पर है? अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, पहले को मैंने कहा मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का मतलब है कि सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। अब इसमें आकृति कैसी बनती है? आकृति की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो आकृति बनती है इन्वर्टेड, उल्टा वी आकार की आकृति, उल्टी वी आकार की इन्वर्टेड वी शेप्ड आकृति बनती है मेटासेंट्रिक में। अब ये ध्यान से देखो, ये वी जैसा नहीं दिखाई दे रहा क्या? उल्टा वी। अब देखो ऐसे, ये भी देखो ऐसे, है ना, उल्टा वी। इसलिए मैंने लिखा है कि जो एनाफेज है इसमें मेटासेंट्रिक वाला क्रोमोसोम होता है, यानी कि उसकी आकृति कैसी है बच्चों? उल्टी वी आकार की है। 2 नंबर क्रोमोसोम होता है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से खिसक जाता है तो आकृति बन जाती है उल्टी एल आकार की, एल आकृति। तीसरा मैंने कहा कि यहाँ पर हो जाती है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में होता है उल्टा या उल्टी जे शेप, जे आकृति। ठीक है, उल्टी जे आकृति। और 4 नंबर मैंने कहा टीलोसेंट्रिक, यहाँ पे आकृति बनती है उल्टा आई आकृति, है ना, आई शब्द बनती है। आई का तो उल्टा सुल्टा क्या ही होगा, तो वो तो अंडरस्टूड बात है। तो ये 4 क्रोमोसोम का अपने पास टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। उल्टा वी ये बड़ा पॉपुलर है, आपसे पूछा जा सकता है कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम की आकृति बनती है वो कैसे बनती है? इन्वर्टेड वी शेप। कैसी बनती है बच्चों? इन्वर्टेड वी शेप आकृति बनती है। सब मेटासेंट्रिक में उल्टी एल आकृति, एक्रोसेंट्रिक में उल्टा जे, ठीक है, और टीलोसेंट्रिक में उल्टा आई आकृति की क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आज एनाफेज खत्म हो गया है। कल बात करेंगे टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों अच्छे से पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ें, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।